वेलकम बैक एवरीवन टू लेक्चर नंबर 3। अब हम बात करेंगे उपचार की अवधि क्या है। क्लासिकी मनोविश्लेषण की अवधि कई वर्षों तक की हो सकती है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? टेक्निक थी साइको एनालिसिस की। हालांकि मनोगतिक चिकित्सा के कई आधुनिक रूपांतर, अभी जो न्यू रूपांतर हैं, नए नए जो चेंजेस किए गए हैं, उसके बाद 10-15 सत्रों में पूरे हो जाते हैं। लेकिन लगता कितना है? कई वर्षों तक, मतलब 1 साल से लेके 5 साल 10 साल जो भी है, कई वर्ष उसमें लग सकते हैं जब तक जो क्लाइंट है, मरीज है, पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। व्यवहार, बिहेवियर और संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, यानी कि जो आप सुनते हैं कॉग्निटिव सीबीटी, सिलेबस में भी दिया हुआ है सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में। चिकित्सा तथा अस्तित्वपरक चिकित्सा आपकी एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपी संक्षिप्त होती है तथा कुछ महीनों में ही पूरी हो जाती है। ठीक है, तो सबसे लंबी कौन सी होगी? आपकी साइकोडायनेमिक मनोगतिक, और जो सीबीटी है बिहेवियरल थेरेपी है, और आपकी एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपी है, ये क्या होती है? ये सब कुछ ही महीनों में पूरी हो जाती है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की मनोचिकित्सा बहुविध प्रचलों पर विभिन्न होती है, तथापि वे सभी मनोवैज्ञानिक कष्टों का उपचार मनोवैज्ञानिक उपायों से प्रदान करने की समान विधि अपनाते हैं। सब में क्या करेंगे? यहाँ पे आपको मनोवैज्ञानिक उपाय बताएंगे किस प्रकार से आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। चिकित्सक, चिकित्सात्मक संबंध और चिकित्सा की प्रक्रिया। चिकित्सक जो आपका थेरेपिस्ट है, उसका थेरेप्टिक रिलेशनशिप और चिकित्सा की प्रक्रिया जो प्रोसेस है, सेवार्थी में परिवर्तन के कारक बन जाते हैं। ठीक है, तो कारक कौन कौन है उसमें? थेरेपिस्ट है, थेरेपिस्ट रिलेशनशिप है, और उसकी थेरेपिस्ट थेरेप्टिक प्रोसेस है। क्या करेगी वो? क्लाइंट है जो मेडोना, उसमें परिवर्तन के कारक बन जाएगी, जिससे मनोवैज्ञानिक कष्ट का उपशमन होता है। ठीक है, मनश्चिकित्सा की प्रक्रिया का प्रारंभ सेवार्थी की समस्या के निरूपण से होता है। सेवार्थी में समस्या निरूपण, ये आपके काम का है, ये आपको बताएंगे वहां पे यूट्यूब के ऊपर, इंपॉर्टेंट है, काम का है। ठीक है, क्योंकि आपको देखिए यूट्यूब में सिर्फ केवल 5.1 बॉक्स बताया जाएगा जिसका कोई अर्थ नहीं होगा, लेकिन जब आप ये सब चीजें करके आ रहे हैं तो क्या समझ में आ रहा है आपको? मनश्चिकित्सा की प्रक्रिया का प्रारंभ कैसे प्रारंभ होगी आपकी? ये सेवार्थी की समस्या के निरूपण से। ठीक है, निरूपण करेंगे उस चीज का। ठीक है, कि चरणबद्ध तरीके से किस तरह से हम क्या करते हैं, ये समस्या को फॉर्मुलेशन हम देते हैं। ठीक है, कि किस प्रकार से जो क्लाइंट है उसकी समस्या को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे और हम बात करेंगे मनोगतिक चिकित्सा के बारे में, यानी कि आपकी साइको डायनेमिक थेरेपी के बारे में। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि मनोगतिक चिकित्सा साइकोडायनेमिक थेरेपी, इसका प्रतिपादन किसने किया? सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, तो आज के बाद सिगमंड फ्रॉइड नंबर 1 क्या बताएंगे मनोगतिक चिकित्सा के बारे में। मनश्चिकित्सा का सबसे प्राचीन रूप है। ठीक है, तो साइकोथेरेपी का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? आपका सिगमंड फ्रॉइड द्वारा दिया हुआ, आपका यहाँ पे सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिया हुआ आपकी मनोगतिक चिकित्सा। उनके घनिष्ठ सहयोगी कौन थे? कार्ल युंग थे, कार्ल जंग थे। ठीक है, कार्ल युंग जंग जो बोलना है बोलिए। कार्ल जंग ने इसमें संशोधन किया, जिसे वैश्लेषिक मनोचिकित्सा के रूप में जाना गया। ठीक है, कौन सा यहाँ पे? वैश्लेषिक मनोचिकित्सा, किसके द्वारा? कार्ल जंग, इन्होंने संशोधन किया। बाद में फ्रॉइड के उत्तराधिकारियों ने, जो नव फ्राइडवादी के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं नियो फ्राइडियन, क्लासिकी मनोगतिक चिकित्सा के अपने रूपांतर स्थापित किए। मोटे तौर पर मनोगतिक चिकित्सा के ने मानस की संरचना, मानस के विभिन्न घटकों के मध्य गतिकी और मनोवैज्ञानिक कष्ट के स्रोतों का संप्रत्यीकरण किया है। आप इन संप्रत्यों को आत्म एवं व्यक्तित्व में पहले ही कर चुके हैं, हम क्यों बताया है, क्या पीछे है, और मनोवैज्ञानिक विकार में भी हम पढ़ चुके हैं कि क्यों होता है, हमारे मन में क्या चलते रहते हैं, हमारे मन में द्वंद्व चलते रहते हैं, जिसकी वजह से ही क्या होती है, हमको ये सारी समस्याएं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी फ्रॉइड क्या स्टार्ट करेंगे? फ्रॉइड स्टार्ट करेंगे आपकी मनोगतिक साइको डायनेमिक थेरेपी, ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कि आपके मन में द्वंद होता रहता है, वो सब चीजें बताएंगे। उसके बाद इनके साथ कौन काम कर रहे थे? इनके साथ काम कर रहे थे कार्ल जंग। आपको यूट्यूब के वीडियोस में भी बताया है और भी बताया हुआ है। और इनके एक और दोस्त थे, कौन? एडलर। ठीक है, उनकी बात यहाँ पे नहीं करेंगे, आगे देखेंगे उनको। ठीक है, आपके नॉलेज के लिए बता रहे हैं, कोर्स के अंदर है, आप आपके नॉलेज के लिए कि ये तीनों जो थे क्या अच्छे खासे दोस्त रहे होंगे अपने समय में, फ्रॉइड, कार्ल जंग और एल्फ्रेड एडलर। ठीक है, एडलर की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, हम केवल किसकी बात करेंगे? फ्रॉइड और जंग की बात करेंगे। इन्होंने बताया साइकोडायनामिक थेरेपी के बारे में, लेकिन जो कार्ल जंग थे इनके विचारों से सहमत नहीं थे पूरी तरह। ठीक है, इनके अनुसार, कार्ल जंग के अनुसार हर चीज यहाँ पे सेक्स की बात नहीं करती है, यहाँ पे लिबिडो नहीं है प्रत्येक चीज। तो कार्ल जंग अपनी नवीन थेरेपी कौन सी लेके आए? विश्लेषक थेरेपी, यानी कि एनालिटिकल साइको थेरेपी। ठीक है, विश्लेषक साइकोथेरेपी मनश्चिकित्सा, एनालिटिकल साइकोथेरेपी किसके द्वारा दी गई है? कार्ल जंग के द्वारा दी गई है। इनके विचारों से सहमत नहीं हो पाए और वहां से फिर अलग हो गए। और फिर बाद में फ्रॉइड के बाद जो नवीन आए उनको हम कहते हैं नियो फ्रॉइडियन। और नियो फ्रॉइडियन क्या बताते हैं हमको? ये हमको बताते हैं कि क्लासिकल साइकोथेरेपी और वो सारी चीजें आगे करते हैं।
मनोगतिक चिकित्सा साइकोडायनामिक थेरेपी में उपचार की विधि, किस प्रकार से उपचार किया जाएगा, उपचार के चरण क्या स्टेप्स होंगे, चिकित्सात्मक संबंध की प्रकृति किस प्रकार से होगी और प्रत्याशित परिणाम एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या निकलेगा उसकी यहाँ पे बात करते हैं। अंतः मनोद्वंद के स्वरूप को बाहर निकालने की विधियां। चूंकि मनोगतिक उपागम अंतः मनोद्वंद को मनोवैज्ञानिक विकारों का मुख्य कारण समझता है, अतः उपचार में पहला चरण इसी अंतः मनोद्वंद को बाहर निकालना है। सबसे पहले क्या है हमारे पास, सबसे पहले है इंट्रा, मतलब क्या होता है स्वयं के अंदर, हमेशा ध्यान रखिएगा इंट्रा मतलब स्वयं के अंदर, और जब का इंटर हो जाता है वो आपस में हो जाता है। ठीक है, इंट्रा ध्यान रखिए, इंट्रा मतलब क्या होता है, इंट्रा मतलब होता है आपका स्वयं के अंदर, है ना, और क्या चल रहा है स्वयं के अंदर, मनोद्वंद चल रहा है। ठीक है, अंतः मनोद्वंद, इंट्रा साइकिक कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अंतः मनोद्वंद को ही क्या कहते हैं, हम कहते हैं इंट्रा साइकिक कॉन्फ्लिक्ट, मतलब साइकोडायनामिक या साइको एनालिटिक अप्रोच क्या बोलती है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, जो भी आपको विकार है मनोवैज्ञानिक, उन सभी का कारण कहाँ है, उन सभी का कारण है आपके इसी इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स में, अंतः मनोद्वंद ही इस सब का रीजन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी अंतः मनोद्वंद को बाहर निकालने के लिए हम काम करेंगे। दो महत्वपूर्ण विधियां हैं, कौन सी है, मुक्त साहचर्य फ्री एसोसिएशन विधि तथा स्वप्न व्याख्या ड्रीम इंटरप्रिटेशन विधि का आविष्कार किया। मुक्त साहचर्य विधि सेवार्थी की समस्याओं को समझने की प्रमुख विधि है। मतलब यहाँ पे मैडोना जी क्या बोलेंगी, मुक्त साहचर्य फ्री एसोसिएशन करिए तो इससे क्या समझ में आएगा, ये जो सेवार्थी है ना, इनकी समस्याओं को समझने की मेन विधि कौन सी है आपकी, मुक्त साहचर्य है, फ्री एसोसिएशन। जब एक बार चिकित्सात्मक संबंध स्थापित हो जाता है, इनके और इनके बीच एक संबंध स्थापित हो जाएगा तब और सेवार्थी आरामदेह महसूस करता है, तो चिकित्सक क्या कहता है कि वह अपने स्तरण पटल यानी कि जो काउच आपको दिखाया था फ्रॉइड के लेसन में, उस पर लेट जाए, अपनी आंखों को बंद कर लें और मन में जो कुछ भी आए उसे बिना किसी अवरोधन, बिना किसी रुकावट के या काट छाट के बताने को कहता है कि आप जो भी फील कर रहे हैं, जो भी बातें आपको समस्या दे रही हैं, वो सब हमको बताइए, किसको, आपका जो चिकित्सक है उनको। सेवार्थी को एक विचार को दूसरे विचार से मुक्त रूप से संबंध करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आपके मन में जो आ रहा है वो बोलिए, और इस विधि को मुक्त साहचर्य विधि कहते हैं। इससे क्या होगा, जो अपनी प्रॉब्लम्स है उनके पीछे जो भी कारण है वो खुल के बता सकेगा जो सेवार्थी है वो। जब सेवार्थी एक आरामदायक और विश्वसनीय वातावरण में मन में जो कुछ भी आए बोलता है, ठीक है, वो टेनिस की बात करेगा कभी, मान लीजिए यहाँ पे वो क्लाइंट बैठा हुआ है और यहाँ पे चिकित्सक बैठा हुआ है, ठीक है, उन्होंने बोला चलिए आप अपना मुक्त साहचर्य शुरू कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करेगा ये किससे, सिंगिंग से, कि हाँ मैं गाना गाती थी, इस प्रकार से बातें, फिर बीच में बोलेगा टेनिस के बारे में, मैं बचपन में टेनिस खेलती थी तो वहाँ पे ऐसा हुआ, और बताएगी फिर वो अपने एक्सीडेंट के बारे में कि इस प्रकार से हुआ, और फिर ऐसा ऐसा अलग अलग बातें एक्स वाई जेड, इस सब के सभी विचारों को क्या करेगा वो बोलेगा कि ठीक है जो मन में आ रहा है आप वो बोलिए। ठीक है, जब सेवार्थी एक आरामदायक और विश्वसनीय वातावरण में मन में जो कुछ भी आए बोलता है, तब नियंत्रक पराहम तथा सतर्क अहम को प्रसुप्तावस्था में रखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे कंफर्ट मिल रहा है ना, किसको, जो क्लाइंट है उसको यहाँ पे कंफर्ट मिल रहा है, जो मेडोना जी है हमारी क्लाइंट, उनको कंफर्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे उनका जो यहाँ पे पराहम है जो कंट्रोल करता है हमको, और सतर्क अहम है जो ईगो है ना, वो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए वो साइलेंट हो जाएगा, प्रसुप्तावस्था में चला जाएगा। ठीक है, तीन चीजें होती है आपको मालूम है, सुपर ईगो, ईगो एंड इड, इस प्रकार से डायग्राम बनाना था। चूंकि चिकित्सक बीच में हस्तक्षेप नहीं करता है, इसलिए विचारों का मुक्त प्रवाह होता है, थॉट्स का फ्री फ्लो होता है, अचेतन मन की इच्छाएं, अनकॉन्शियस माइंड की मन की इच्छाएं सामने आती हैं, और द्वंद्व जो अहम द्वारा दमित किए जाते रहे हों वे कहाँ आ जाते हैं, वे सचेतन मन में प्रकट होने लगते हैं। ठीक है, तो सबकॉन्शियस से कॉन्शियस में कौन आने लगता है, आपका जो द्वंद्व है वो आने लगता है। ठीक है, तीन प्रकार की चीजें होती हैं आपकी, सुपर ईगो, ईगो और इड। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये आपके इड को दबा के रखते हैं हमेशा, मतलब दमित करके रखते हैं। लेकिन इस फ्री एसोसिएशन टेक्निक के अंदर, इस मुक्त साहचर्य में, इस थेरेपी के अंदर क्या होता है, आपका ये और ये थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाता है। ठीक है, और आप सारी चीजें कहाँ से बोलना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे आपका ये बाहर निकल के आने लगता है, जो मदद करता है किसको, जो मदद करता है आपका थेरेपिस्ट है उसको। सेवार्थी का यह मुक्त बिना काटछाट वाला शाब्दिक वृत्तांत सेवार्थी के अचेतन मन की एक खिड़की है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक खिड़की है इसकी अचेतन मन की, जिसमें अभिगमन का चिकित्सक को अवसर मिलता है। अब यहाँ से क्या करेगा, आपको जो थेरेपिस्ट है, जो चिकित्सक है, वो क्या करेगा, यहाँ से उसको यहाँ से उसका एक्सेस मिल चुका है। इस तकनीक के साथ ही साथ सेवार्थी को निद्रा से जागने पर अपने स्वप्नों को लिख लेने को कहा जाता है। ठीक है,
जब वो सो के जागेगा तो क्या बोलेंगे उससे कि आप जो स्वप्न देखा आपने उसको आप लिख दीजिए यहाँ पे। मनोविश्लेषक साइको एनालिसिस जो है इन सब सपनों को अचेतन मन में उपस्थित अतृप्त इच्छाओं के प्रतीक के रूप में देखता है। जो भी आप स्वप्न में देखते हैं वो सब कहाँ पे है, वो सब आपके अचेतन मन में है, यानी कि अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस में आपके है। स्वप्न की प्रतिमाएं प्रतीक है जो अंतः मानसिक शक्तियों का संकेतक होती है। स्वप्न प्रतीकों का उपयोग करते हैं क्योंकि वे अप्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्त होते हैं, इसलिए अहम को सतर्क नहीं करते। यदि अतृप्त इच्छाएं प्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्त की जाएं तो सदैव सतर्क अहम उन्हें क्या करता रहेगा, हमेशा दमित करता रहेगा, जो पुनः किसका कारण बनेगा, आपके एंग्जाइटी का कारण बनेगा, पुनः आपके दुश्चिंता का कारण बनेगा। इन प्रतीकों की व्याख्या अनुवाद की एक स्वीकृत परंपरा के अनुसार की जाती है जो अतृप्त इच्छाओं तथा द्वंद्वों के संकेतक होते हैं। अब हम बात करेंगे, अगला है हमारे पास उपचार की प्रकारता। ठीक है, उपचार की प्रकारता के बारे में बात करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, मोडेलिटी। प्रकारता क्या है आपकी, मोडेलिटी। उपचार आपका क्या है, ट्रीटमेंट जो चल रहा है उसकी बात हो रही है। ठीक है, अन्यारोपण ट्रांसफेरेंस तथा व्याख्या या निर्वचन इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो इस मोडेलिटी ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर क्या क्या आएगा, अन्यारोपण ट्रांसफरेंस आएगा, या फिर व्याख्या आएगी, या निर्वचन आएगा, इंटरप्रिटेशन आएगा। रोगी का उपचार करने के उपाय हैं, दो उपाय कौन से हैं, ट्रांसफरेंस और निर्वचन। जैसे ही अचेतन शक्तियां उपरोक्त मुक्त साहचर्य एवं स्वप्न व्याख्या विधियों द्वारा सचेतन जग में लाई जाती हैं, सेवार्थी चिकित्सक की अपने अतीत सामान्यतः बाल्यावस्था के आप्त व्यक्तियों के रूप में पहचान करने लगता है। ठीक है, फिर जो थेरेपिस्ट है, चिकित्सक को एक दंड देने वाले पिता या उपेक्षा करने वाली माँ के रूप में देखा जा सकता है। तो जो बच्चा है वो कैसे देखेगा, जो थेरेपिस्ट है उसको, अब वो उसको एज अ नेगेटिव देख सकता है अगर बचपन में उसके साथ कुछ अतृप्त घटनाएं हुई हैं तो। चिकित्सक एक अनिर्णयात्मक तथापि अनुज्ञापक अभिवृत्ति बनाए रखता है और सेवार्थी को सामूहिक पहचान स्थापित करने की इस प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति देता है। यही अन्यारोपण की प्रक्रिया है। मतलब मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप यहाँ पे क्लाइंट हैं और ये आपका चिकित्सक है, मान लीजिए हम। ठीक है, तो हम आपसे बोलेंगे कि ठीक है आप फ्री एसोसिएशन करिए, ड्रीम इंटरप्रिटेशन करिए मुक्त साहचर्य स्वप्न विधि के द्वारा। फिर क्या होगा, आपको कुछ चीज कहाँ पे आ जाएंगी, आपके अचेतन से कहाँ पे आ जाएंगी, आपके सचेतन में आ जाएंगी। और फिर उसके बाद जो भी आपने बचपन में अथॉरिटी फिगर जिसने भी आपको कमांड दी थी, या फिर जिसको भी आप नेगेटिव शेड में देखते हैं कि इन्होंने मुझे तंग किया था बचपन में, उनके रूप में आप हमको देखने लगना स्टार्ट कर देंगे। इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को हम कहते हैं अन्यारोपण यानी कि ट्रांसफेरेंस। आपके बचपन से ट्रांसफर कहाँ हो गया है, उस चिकित्सक के ऊपर अभी हो गया है। चिकित्सक क्या करता है, इस प्रक्रिया को प्रोत्साहन देता है, क्योंकि इससे क्या मिलती है, जो चिकित्सक है उसको वहां पे मदद मिलती है। ठीक है, क्योंकि अचेतन द्वंद्वों को क्यों कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको समझने में मदद मिलती है। सेवार्थी अपनी कुंठा, क्रोध, भय और अवसाद जो उसने अपने अतीत में उस व्यक्ति के प्रति अपने मन में रखे थे लेकिन उस समय उनकी अभिव्यक्ति नहीं कर पाया था, को चिकित्सक के प्रति व्यक्त करने लगता है। तो यहाँ पे जो मेडोना है ये क्या करेगी, जो थेरेपिस्ट है उसके प्रति नेगेटिव वगैरह ये सब चीजें रख सकती है, लेकिन चिकित्सक इसको मना नहीं करेगा कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। वो बल्कि एनकरेज करेगा, ठीक है आपको और इमोशन जो फील कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से फील करिए, ताकि उनके जो द्वंद है, मन के द्वंद है, अचेतन द्वंद है, उनको समझने में क्या मिलेगी, और मदद मिलेगी। चिकित्सक वर्तमान में उस व्यक्ति का स्थानापन्न बन जाता है। चलिए चलते हैं अब यहाँ पे देखिए, ये मूवी, इनमें क्या होता है, ये जो एक्ट्रेस है ना, इनका उस मूवी में नाम क्या है, उस मूवी में नाम मंजुलिका दिया हुआ है। इनको क्या रहता है, इनको रहता है बचपन से मनोद्वंद। मान लीजिए आपको यहाँ पे देखिए, ये जो थेरेपिस्ट है ना, ये क्या करता है, इनको बोलता है आप फ्री एसोसिएशन करके या ये सब करके हमको बताइए क्या सारी चीजें आपके साथ हो रही है। तो दरअसल में वो उनका पति किसको मानती है, ये अपना पति पास्ट में जो था वो इनको मानती है, जिनका नाम क्या होता है, जिनका नाम होता है यहाँ पे शशिधर। ठीक है, लेकिन जब वहां पे जो थेरेपिस्ट है वो ट्रीटमेंट करने के लिए आता है ना, तो थेरेपिस्ट को ही क्या करने लगती है, ये इनको, ये जो इनका पति है ये इनको इनकी चाहत रहती है, इस वजह से इनके मन में द्वंद्व चलता रहता है। जब थेरेपी करने के लिए आते हैं वहाँ पे वो इनको ही कैसे प्रतिरूप में मान लेती है, इनको ही कैसे मान लेती है, इनको ही वो जो शशिधर है जिनसे वो शादी करना चाहती थी, रचाना चाहती थी, इनको वो उसी रूप में वहां पे देखने लगती है। ठीक है, दरअसल वास्तविकता में कौन है, ये थेरेपिस्ट है, इनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि अभी कौन सी प्रक्रिया चल रही है, अन्यारोपण की, यानी कि ट्रांसफरेंस चल रहा है। ठीक है, तो उन्होंने ट्रांसफर कर दिया अपना जो पति था पुराना, है ना, वो सारी इच्छाएं जो थी उनके अचेतन मन में थी कि उनको उनकी मौत हो गई थी, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, वो सब कहाँ ट्रांसफर कर देती हैं, अपने चिकित्सक की ओर ट्रांसफर कर देती है। चिकित्सक वर्तमान में उस व्यक्ति का स्थानापन्न बन जाता है। तो यहाँ पे जो थेरेपिस्ट था आपका वो क्या कर गया, वो जो वहां पे शशिधर नाम का जो वो था, कैरेक्टर था, उनका स्थानापन्न बन जाता है, और जो हीरोइन थी, जो एक्ट्रेस थी,
वो क्या करने लगती है, थेरेपिस्ट को यही मानने लगती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो चुका है, अब ट्रांसफरेंस हो चुका है। इस अवस्था को अन्यारोपण तंत्रिका ताप ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस कहते हैं। ठीक है, इस अवस्था को क्या कहते हैं, स्थानापन्न जब बन जाए, इस अवस्था को क्या कहते हैं, अन्यारोपण तंत्रिका ताप यानी कि ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस कहते हैं। एक पूर्ण विकसित अन्यारोपण तंत्रिका ताप चिकित्सक को सेवार्थी के द्वारा सहे जा रहे अंतः मनोद्वंद के स्वरूप के प्रति अभिज्ञ बनाता है। फिर बात करेंगे यहाँ पे सकारात्मक अन्यारोपण, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव ट्रांसफरेंस में सेवार्थी चिकित्सक की पूजा करने लगता है या उससे प्रेम करने लगता है और चिकित्सक का अनुमोदन चाहता है। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं ट्रांसफरेंस आपके, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या होगा, जो क्लाइंट है वो पूर्ण रूप से इनको डिवोट हो जाएगा, है ना, चिकित्सक की पूजा वगैरह करने लगेगा, सबको नहीं भगवान मानने लगेगा, उनसे ही प्रेम करने लगेगा। और बात करें यहाँ पे नकारात्मक, नेगेटिव समझिए क्या होगा, जब सेम उसके अपोजिट। ठीक है, जब क्या होगा, चिकित्सक के प्रति क्या हो जाएगी, शत्रुता हो जाएगी, क्रोध हो जाएगी और अमर्ष या अप्रसन्नता की भावना होती है। अन्यारोपण की प्रक्रिया में प्रतिरोध, रेजिस्टेंस भी होता है। ठीक है, जब ये अन्यारोपण हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, रेजिस्टेंस भी चलता है। चूंकि अन्यारोपण की प्रक्रिया क्या है, अचेतन इच्छाओं और द्वंद्वों को अनावृत करती है, जिससे कष्ट का स्तर बढ़ जाता है ना। आपने मूवी में देखा होगा, वो जो हीरोइन थी, एक्ट्रेस थी, वो बहुत ज्यादा क्या होती है, हाइपर हो जाती है। इसलिए सेवार्थी अन्यारोपण का प्रतिरोध करता है। ठीक है, यहाँ पे क्लाइंट जो है क्या करेगा, ये अन्यारोपण ना हो इस प्रकार से, इसका क्या करता है, वो रेजिस्ट करता है, प्रत्यारोपण करता है, ताकि उसकी बाहर की इच्छाएं, मतलब मन की इच्छाएं बाहर ना आ जाए। इस प्रतिरोध के कारण अपने आप को अचेतन मन को कष्ट कर स्मृतियों के पुनः स्मरण से बचाने के लिए सेवार्थी चिकित्सा की प्रगति का विरोध करता है। ठीक है, थेरेपी चल रही है यहाँ पे, तो क्या करेगा, जो क्लाइंट है क्या दिखाएगा, शो करेगा रेजिस्टेंस, ताकि उसकी सारी इच्छाएं बाहर ना आ जाए, है ना। वहां पे क्या शो करेगा, वो रेजिस्टेंस शो करेगा। प्रतिरोध जो है सचेतन और अचेतन, कॉन्शियस अनकॉन्शियस दोनों हो सकता है। सचेतन प्रतिरोध तब होता है ना, सचेतन प्रतिरोध कब होगा, जब सेवार्थी जानबूझकर किसी सूचना को छिपाता है। ठीक है, ये कौन सा है आपका, ये है आपका यहाँ पे कॉन्शियस रेजिस्टेंस। ठीक है, कॉन्शियस रेजिस्टेंस है यहाँ पे। अब ये यहाँ पे जो क्लाइंट बैठा है, ये क्या करेगा, ये जानबूझ के छुपाएगा चीजों को और बताएगा नहीं उनको। अचेतन प्रतिरोध दो प्रकार का होता है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ध्यान दीजिएगा, अनकॉन्शियस प्रतिरोध और कॉन्शियस रेजिस्टेंस तब उपस्थित होता है जब सेवार्थी चिकित्सा सत्र के दौरान मुंह क्या चुप हो जाता है। जो क्लाइंट है वो बोलेगा ही नहीं, चुप हो जाएगा, ताकि अचेतन मन की जो द्वंद है वो बाहर ना आ सके। तुच्छ बातों का पुनःस्मरण करता है, किंतु संवेगात्मक बातों का नहीं। नियोजित भेंट में अनुपस्थित होता है और क्या करता है, चिकित्सा सत्र के लिए देर से आता है। तो ये सभी कारण किसके हैं, आपके अनकॉन्शियस रेजिस्टेंस के हैं। चिकित्सक बार बार इसे सेवार्थी के सामने रखकर तथा दुश्चिंता, भय, शर्म जैसे संवेगों को उभार कर, जो इस प्रतिरोध के कारण है, इस प्रतिरोध पर विजय प्राप्त करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसको विजय मिलती है। अब अगली बात करेंगे यहाँ पे निर्वचन की, यानी कि आपके इंटरप्रिटेशन की। ठीक है, आप भी चीजों को इंटरप्रेट करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इंटरप्रिटेशन होगा यहाँ पे भी, उसको देखते हैं। मूल युक्ति है जिससे परिवर्तन को प्रभावित किया जाता है। प्रतिरोध, कन्फ्रंटेशन। देखिए अभी आपको यहीं पे प्रतिरोध के दो मिल गए, एक मिला आपको रेजिस्टेंस और एक मिला आपको कन्फ्रंटेशन। चॉइस आपकी है, थैंक यू। एवं स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन, निर्वचन की दो विश्लेषणात्मक तकनीक है। ठीक है, कौन कौन सी तकनीक है, कन्फ्रंटेशन, दो सी, कन्फ्रंटेशन और क्लैरिफिकेशन। प्रतिरोध में चिकित्सक सेवार्थी के किसी एक मानसिक पक्ष की ओर संकेत करता है। प्रतिरोध मतलब कन्फ्रंटेशन में चिकित्सक जो है क्या करेगा, सेवार्थी किसी एक मानसिक पक्ष की ओर संकेत करता है, जिसका सामना सेवार्थी को अवश्य करना चाहिए। स्पष्टीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से चिकित्सक किसी अस्पष्ट या भ्रामक घटना को केंद्र बिंदु में लाता है। इस घटना के महत्वपूर्ण विस्तृत वर्णन को महत्वहीन वर्णन से अलग करके तथा विशिष्टता प्रदान करके किया जाता है। निर्वचन एक अधिक सूक्ष्म प्रक्रिया है। ठीक है, तो प्रतिरोध में और स्पष्टीकरण में सूक्ष्म क्या है आपका, निर्वचन जो है वो यहाँ पे सूक्ष्म है, यानी कि इंटरप्रिटेशन जो है आपका वो यहाँ पे सूक्ष्म है। यह मनोविश्लेषण का शिखर माना जाता है। चिकित्सक क्या करता है, मुक्त साहचर्य, फ्री एसोसिएशन, ड्रीम इंटरप्रिटेशन, अन्यारोपण यहाँ पे तथा प्रतिरोध की प्रक्रिया में अभिव्यक्त अचेतन सामग्री का उपयोग सेवार्थी को अभिज्ञ बनाने के लिए करता है। सेवार्थी को बताता है कि किन मानसिक अंतर्वस्तुओं एवं द्वंद्वों ने कुछ घटनाओं, लक्षणों तथा द्वंद्वों को उत्पन्न किया है। निर्वचन, इंटरप्रिटेशन बाल्यावस्था में भोगे हुए वचन या अंतः मनोद्वंद पर केंद्रित हो सकता है। प्रतिरोध, स्पष्टीकरण तथा निर्वचन को प्रयुक्त करके की पूर्णार्थ प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, समाकलन कार्य यानी कि वर्किंग थ्रू कहते हैं। समाकलन कार्य वर्किंग थ्रू रोगी को अपने आप को और अपनी समस्या के स्रोत को समझने में तथा बाहर आई सामग्री को अपने अहम में समाकलित करने में सहायता करता है। समाकलन कार्य का परिणाम है अंतर्दृष्टि। समाकलन कार्य से क्या होगा, हमको इंसाइट मिलेगा। अंतर्दृष्टि कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि एक क्रमिक प्रक्रिया है जहां अचेतन स्मृतियां लगातार सचेतन अभिज्ञता में समाकलित होती रहती हैं। ये अचेतन घटनाएं तथा स्मृतियां अन्यारोपण में, ट्रांसफरेंस में पुनः अनुभूत होती हैं और
यहाँ पे समाकलित की जाती हैं। जैसे यह प्रक्रिया चलती रहती है, सेवार्थी बौद्धिक एवं सामयिक स्तर पर अपने आप को बेहतर समझने लगता है। धीरे धीरे उसको क्या होता है, फायदा होता है। अंतर्दृष्टि चिकित्सा का अंतिम बिंदु है, ध्यान रखिएगा। अंतर्दृष्टि चिकित्सा का इंसाइट जो है थेरेपी का लास्ट पॉइंट है, जब सेवार्थी अपने बारे में एक नई समझ प्राप्त कर चुका है इस पूरी मेथड के बाद में। बदले में भूतकाल के द्वंद्व, रक्षा युक्तियां, डिफेंस मैकेनिज्म और शारीरिक लक्षण भी नहीं रह जाते तथा सेवार्थी मनोवैज्ञानिक रूप से एक स्वस्थ व्यक्ति हो जाता है। इसके बाद इस साइको एनालिटिक थेरेपी के बाद। ठीक है, अब बात करेंगे हम उपचार की अवधि के बारे में। सप्ताह में 4-5 दिनों तक रोज 1 घंटे के सत्र के साथ मनोविश्लेषण जो है कई वर्षों तक चल सकता है। यह एक गहन उपचार है। उपचार में 3 अवस्थाएं होती हैं, स्टेजेस होती हैं। पहली अवस्था प्रारंभिक अवस्था है। सेवार्थी नित्य कर्मों से परिचित हो जाता है, विश्लेषक से एक चिकित्सात्मक संबंध स्थापित करता है तथा अपनी चेतना से भूत और वर्तमान की कष्टप्रद घटनाओं के बारे में सतही सामग्रियों की संस्कृति प्रक्रिया से वह कुछ राहत महसूस करता है। ठीक है, तो ये हुई पहली स्टेज। दूसरी स्टेज में क्या होता है, एक लंबी प्रक्रिया है। इसकी विशेषता, सेवार्थी की ओर से अन्यारोपण आएगा, ट्रांसफरेंस और रेजिस्टेंस, तथा चिकित्सक के द्वारा प्रतिरोध एवं स्पष्टीकरण अर्थात समाकलन कार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चलेगा, वो ट्रांसफरेंस चलेगा और यहाँ पे चिकित्सक भी क्या करेगा, वो थोड़ा बहुत ठीक करेगा। ये सारी प्रक्रियाएं अंततः अंतर्दृष्टि की ओर ले जाती हैं। तीसरी अवस्था समाप्ति की अवस्था है, जिसमें विश्लेषक के साथ संबंध भंग हो जाता है और सेवार्थी चिकित्सा छोड़ने की तैयारी कर लेता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम, ये बात की किसके बारे में, ये बात की हमने साइको डायनेमिक थेरेपी के बारे में, साइको एनालिटिक थेरेपी के बारे में। अब हम बात करेंगे व्यवहार चिकित्सा के बारे में, यानी कि व्यवहार क्या है हमारा, बिहेवियर थेरेपी के बारे में। कोई आपको चॉकलेट देगा तो आप अनजान शख्स के साथ चले जाएंगे मार्केट में, वो आपका बिहेवियर है। व्यवहार चिकित्साओं का यह मानना है कि मनोवैज्ञानिक कष्ट दोषपूर्ण व्यवहार प्रतिरूपों या विचार प्रतिरूपों के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, मतलब कुछ भी अगर आपको दिक्कत है तो क्यों हो रही है, या तो आपका दोषपूर्ण व्यवहार प्रतिरूप पैटर्न बना हुआ है, या फिर आपके थॉट के जो विचार है उसका पैटर्न भी अलग बना हुआ है। अतः इनका केंद्र बिंदु क्या है, सेवार्थी में विद्यमान व्यवहार और विचार होते हैं। आपका जो बिहेवियर और थॉट है उसकी बात करता है कौन सी, व्यवहार चिकित्सा। और पहले किसके बारे में कर रहे थे, पहले कर रहे थे मनोद्वंद के बारे में हम, साइकोडायनेमिक साइको एनालिटिक के अंदर। उसका अतीत केवल उसके दोषपूर्ण व्यवहार तथा विचार प्रतिरूपों की उत्पत्ति को समझने के संदर्भ में महत्वपूर्ण होता है। अतीत को फिर से सक्रिय नहीं किया जाता, वर्तमान में केवल दोषपूर्ण प्रतिरूपों के में सुधार किया जाता है। अधिगम के सिद्धांतों का नैदानिक उपयोग ही व्यवहार चिकित्सा को गठित करता है। व्यवहार चिकित्सा में विशिष्ट तकनीकों एवं सुधारोन्मुख हस्तक्षेपों का एक विशाल समुच्चय होता है। यह कोई एकीकृत सिद्धांत नहीं है जिसे क्लिनिकल निदान या विद्यमान लक्षणों को ध्यान में रखे बिना अनुप्रयुक्त किया जा सके। अनुप्रयुक्त किए जाने वाली विशिष्ट तकनीकों या सुधारोन्मुख हस्तक्षेपों के चयन में सेवार्थी के लक्षण तथा क्लिनिकल निदान मार्गदर्शक कारक होते हैं। दुर्भीति, अत्यधिक और अपंकारी भय के उपचार के लिए तकनीकों के एक समुच्चय को प्रयोग करने की आवश्यकता होगी, जबकि क्रोध प्रस्फोटन के उपचार के लिए दूसरी। अवसादग्रस्त सेवार्थी की चिकित्सा दुश्चिंतित सेवार्थी से भिन्न होगी। ध्यान दीजिए, डिप्रेस्ड वाला जो है उसकी अलग होगी और एंग्जाइटी वाले की अलग होगी। व्यवहार चिकित्सा का आधार क्या है, दोषपूर्ण या अप्रियात्मक व्यवहार को निरूपित करना, इन व्यवहारों को प्रबलित तथा संपोषित करने वाले कारकों तथा उन विधियों को खोजना है जिससे उन्हें परिवर्तित किया जा सके। मतलब क्या करना है, मेनली हमको बिहेवियर में चेंज लाना है। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे हैं उपचार की विधि के बारे में। जो सेवार्थी मनोवैज्ञानिक कष्ट या शारीरिक लक्षणों, जिन्हें शारीरिक बीमारी नहीं माना जा सकता, से ग्रस्त होते हैं, उनका साक्षात्कार इस दृष्टि से किया जाता है जिससे कि उनके व्यवहार प्रतिरूपों का विश्लेषण किया जा सके। अपक्रियात्मक दोषपूर्ण अधिगम के पूर्ववत व्यवहार और दोषपूर्ण अधिगम को बनाए रखने वाले कारकों को ढूंढने के लिए व्यवहार विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, उनका उन कारणों को पहले कैसे ढूंढेंगे हम, पहले क्या करेंगे उनका, हम पहले करेंगे बिहेवियरल एनालिसिस। वहां क्या कर रहे थे, साइको एनालिसिस, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे करते हैं हम बिहेवियरल एनालिसिस। अपक्रियात्मक व्यवहार वे व्यवहार होते हैं जो सेवार्थी को कष्ट प्रदान करते हैं। कष्ट कौन प्रदान करेगा, अपक्रियात्मक व्यवहार प्रदान करेंगे। पूर्ववर्ती कारक वे कारण होते हैं जो व्यक्ति को उस व्यवहार में मग्न हो जाने के लिए पहले से ही प्रवृत्त कर देते हैं। संपोषण कारक वे कारक होते हैं जो दोषपूर्ण व्यवहार के स्थायित्व को प्रेरित करते हैं। उदाहरण पे देखते हैं क्या दे रहे हैं यहाँ पे, उदाहरण में बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक नवयुवक ने धूम्रपान का अपक्रियात्मक व्यवहार अर्जित कर लिया है, मतलब उसने सीख लिया है ये व्यवहार धूम्रपान का, तथा उसे छुटकारा पाने के लिए सहायता चाहता है। व्यवहार विश्लेषण जब सेवार्थी तथा उसके परिवार के सदस्यों का साक्षात्कार करने के बाद किया गया है तो पता चला कि उस व्यक्ति ने धूम्रपान तब आरंभ किया जब वह वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहा था। तो यहाँ पे क्या मिल गया उनको, कारण मिल गया उस एनालिसिस के बाद। स्टार्टिंग कब की उसने, स्टार्टिंग की उसने पहली बार जब वो एग्जाम की तैयारी कर रहा था। उसने बताया कि धूम्रपान से उसे दुश्चिंता से आराम मिलता है। ठीक है, अतः दुश्चिंता, एंग्जाइटी जो है उससे आराम मिलता है, अतः दुश्चिंता उत्पन्न करने वाली स्थिति प्रेरणात्मक या पूर्ववर्ती कारक हुई, है ना। स्टार्टिंग कब हुई उसकी, कारण क्या था, स्टार्टिंग परीक्षा
और परीक्षा में भी क्या हुआ, दुश्चिंता उत्पन्न करने वाली स्थिति क्या थी, प्रेरणार्थक क्या था या पूर्ववर्ती कारक क्या था, आपकी दुश्चिंता। आराम मिलने की भावना धूम्रपान करते रहने के लिए संपोषण कारक बन जाती है। तीनों कारक जो आपने एक एक डेफिनेशन लिखना है, उसके एग्जाम्पल भी यहीं से आप नोट कर लेंगे। सेवार्थी ने धूम्रपान की क्रिया प्रसूत अनुक्रिया अर्जित कर ली, जो दुश्चिंता से आराम दिलाने वाले प्रबलन मूल्य के कारण बनी रहती है। एक बार जब दोषपूर्ण व्यवहार जो कष्टकर होते हैं की पहचान कर ली जाती है, तब एक उपचार का पैकेज चुना जाता है। दोषपूर्ण व्यवहार का शमन करना या उन्हें समाप्त करना और उन्हें अनुकूली व्यवहार प्रतिरूपों से प्रतिस्थापित करना उपचार का उद्देश्य होता है। उपचार का उद्देश्य क्या है कि आपको जो नेगेटिव मतलब जो बिहेवियर गलत है उसको ठीक करके हमको जो सही चीजें हैं उनको करना। चिकित्सक इसे पूर्ववर्ती संक्रिया एंटीसीडेंट ऑपरेशन तथा अनुवर्ती या परिणामी संक्रिया कंसिक्वेंट ऑपरेशन स्थापित करके संपन्न करता है। अब पहले ध्यान दीजिए पूर्ववर्ती संक्रिया में क्या होता है। पूर्ववर्ती संक्रिया यानी कि एंटीसीडेंट ऑपरेशंस उन पहलुओं में परिवर्तन कर जो व्यवहार के पहले घटित होते हैं, ऐसे व्यवहार को नियंत्रित करती है। यह परिवर्तन किसी विशेष परिणाम के प्रबलन मूल्य को घटाकर या बढ़ाकर किया जा सकता है, इसे स्थापक संक्रिया कहते हैं। उदाहरणार्थ, यदि एक बच्चा रात का भोजन करने में परेशान करता है तो स्थापक संक्रिया यह होगी कि चायकाल के समय खाने की मात्रा को घटा दिया जाए। ये कहाँ कर रहे हैं हम, उसके पहले कर रहे हैं, पूर्व में कर रहे हैं। उससे रात के भोजन के समय भूख बढ़ जाएगी तथा इस प्रकार रात के भोजन के समय खाने का प्रबलन मूल्य बढ़ जाएगा। जब बच्चा ठीक से भोजन करे तो उसकी प्रशंसा करना इस व्यवहार को क्या करेगी, प्रबलित करेगी, है ना, प्रोत्साहित करेगी उसे। और चायकाल के समय भोजन की मात्रा घटाना पूर्ववर्ती संक्रिया हुई तथा अनुवर्ती संक्रिया रात का भोजन करने के लिए बालक की प्रशंसा हुई। यह रात का भोजन करने की अनुक्रिया को स्थापित करता है। मतलब क्या करेंगे यहाँ पे, एंटीसीडेंट ऑपरेशन भी करेंगे और कंसेक्वेंट ऑपरेशन भी करेंगे। ठीक है, किसके अंदर, आपके बिहेवियर थेरेपी के अंदर। अब हम बात करेंगे यहाँ पे व्यवहारात्मक तकनीक के बारे में। व्यवहार को परिवर्तित करने की बहुत सी तकनीकें उपलब्ध हैं। इन तकनीकों का सिद्धांत है सेवार्थी के भाव प्रबोधन स्तर को कम करना, अराउजल कम करना, प्राचीन अनुबंधन या क्रिया प्रसूत क्लासिकल कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग द्वारा व्यवहार को बदलना जिसमें प्रबलन की भिन्न भिन्न प्रासंगिकता हो। साथ ही यदि आवश्यकता हो तो प्रतिस्थानिक विकैरियस लर्निंग, प्रतिस्थानिक यानी विकैरियस, नोट कर लीजिए इसको, WICARIOUS, विकैरियस अधिगम प्रक्रिया का भी उपयोग करना। व्यवहार परिष्करण की दो मुख्य तकनीकें हैं, निषेधात्मक प्रबलन तथा विमुखी अनुबंधन। ऑलरेडी आपको मालूम है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और आपका एवर्जन थेरेपी। इसमें क्या करेंगे हम, प्राणियों को ऐसी अनुक्रियाएं जो उन्हें पीड़ादायक उद्दीपकों से छुटकारा दिलाती हैं या उनसे दूर करने और बच निकलने के पास प्रदर्शन करती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, निषेधात्मक प्रबलन यानी कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट प्रदान करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव आपको एग्जांपल के साथ सहित बहुत अच्छे से बताया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। फिर कैसे उदाहरण है यहाँ पे, दुखदाई ठंड से बचने के लिए व्यक्ति ऊनी कपड़े पहनना, लकड़ी जलाना तथा बिजली के हीटर का उपयोग करना सीखता है। वहीं बात करें हम विमुखी अनुबंधन की, एवर्सिव कंडीशनिंग होगी का संबंध अवांछित अनुक्रिया के विमुखी परिणाम के साथ पुनरावृत्त साहचर्य से है। उदाहरण के लिए, एक मध्य व्यसनी को बिजली का एक हल्का आघात दिया जाए और मध्य सूंघने को कहा जाए। ऐसा पुनरावृत्त युग्मन से मध की गंध उसके लिए अरुचिकर हो जाएगी क्योंकि बिजली के आघात की पीड़ा के साथ उसका साहचर्य स्थापित हो जाएगा। उसको मालूम पड़ेगा जैसे ही मैं करूंगा मुझे करंट लगेगा और व्यक्ति मध्य छोड़ देगा। यदि कोई अनुकूली व्यवहार कभी कभी ही घटित होता है तो इस न्यूनता को बढ़ाने के लिए सकारात्मक प्रबलन दे सकते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हम उसको दे सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ देखिए, उदाहरण के लिए यदि एक बालक गृह कार्य नियमित रूप से नहीं करता तो उसकी मां नियत समय गृह कार्य करने के लिए सकारात्मक प्रबलन के रूप में बच्चे का मनपसंद पकवान बनाकर दे सकती है। मनपसंद भोजन का सकारात्मक प्रबलन उसके नियत समय पर गृह कार्य करने के व्यवहार को बढ़ाएगा। व्यवहारात्मक समस्याओं वाले लोगों को कई वांछित व्यवहार करने पर हर बार पुरस्कार के रूप में एक टोकन, इंपॉर्टेंट है, टोकन दिया जाता है आपको। ठीक है, टोकन दिया जा सकता है। ये टोकन क्या करना है, संग्रहित किए जाते हैं और किसी पुरस्कार से उसका विनिमय या आदान प्रदान किया जाता है, जैसे रोगी को बाहर घुमाने ले जाना या बच्चे को बाहर खाना खिलाना। इसे क्या कहते हैं, इसे टोकन इकोनॉमी यानी कि टोकन अर्थव्यवस्था कहते हैं। फिर अगला है विभेदक प्रबलन द्वारा एक साथ अवांछित व्यवहार को घटाया जा सकता है तथा वांछित व्यवहार को बढ़ावा दिया जा सकता है। मतलब हम कम कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, किसकी मदद से, विभेदक प्रबलन की मदद से। वांछित व्यवहार के लिए सकारात्मक प्रबलन तथा अवांछित व्यवहार के लिए क्या करेंगे हम, निषेधात्मक प्रबलन। जो व्यवहार चाहिए उसके लिए पॉजिटिव और जो नहीं चाहिए उसके लिए हमको नेगेटिव। दूसरी विधि वांछित व्यवहार को सकारात्मक रूप से प्रबलन देना तथा अवांछित व्यवहार की उपेक्षा करना है। दूसरी विधि कम कष्टकर तथा समान रूप से प्रभावी है। उदाहरण के लिए आइए एक लड़की का मामला ले जो इसलिए रोती है और उठती है कि उसके कहने पर उसे सिनेमा दिखाने नहीं ले जाया जाता है। ठीक है, वो बोलती है और उसको सिनेमा दिखाने के लिए नहीं ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माता पिता को अनुदेश दिया जाता है कि यदि वह रूठे और रोए नहीं तो उसे सिनेमा ले जाया जाए, मगर यदि वह रूठती और रोती है तो ना ले जाया जाए। इसके बाद उन्हें अनुदेश दिया जाता है कि जब भी लड़की रूठे या रोए तो उसकी उपेक्षा की जाए। इस प्रकार शिष्टता पूर्वक सिनेमा ले जाने के लिए कहने की वांछित व्यवहार बढ़ता है तथा रोने और रूठने का अवांछित व्यवहार कम होता है। ठीक है,
दुर्वृत्ति या अविवेकी भय के उपचार के लिए वोल्पे द्वारा प्रतिपादित क्या है, क्रमिक विसंवेदीकरण, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन एक तकनीक है। इसमें क्या करेंगे, कम स्टिमुलस, जैसा हमने बंडूरा केस में देखा था, ज्यादा 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 ऐसे बढ़ाते जाएंगे, किसके अंदर, आपके सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन के साथ में। नोट कर लीजिएगा इसको, वोल्पे ने दिया है किसके बारे में, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन के बारे में। सेवार्थी का साक्षात्कार भय उत्पन्न करने वाली स्थितियों को जानने के लिए किया जाता है तथा सेवार्थी के साथ साथ चिकित्सक दुश्चिंता उत्पन्न करने वाले उद्दीपकों का एक पदानुक्रम तैयार करता है तथा सबसे कम दुश्चिंता उत्पन्न करने वाले उद्दीपकों को पदानुक्रम में सबसे नीचे रखता है। मतलब सबसे कम दिक्कत जो देगा वो यहाँ पे रखेगा, फिर ज्यादा दिक्कत और ज्यादा दिक्कत और ज्यादा दिक्कत और ज्यादा, इसी प्रकार से क्या करते हैं हम, कंडीशनिंग को हटाते हैं। ठीक है, ओके। अब बात करेंगे आगे यहाँ अन्योन्य प्रावरोध का सिद्धांत। यहाँ अन्योन्य प्रावरोध का सिद्धांत क्रियाशील होता है, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन। ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन क्या बोलता है। इस सिद्धांत के अनुसार दो परस्पर विरोधी शक्तियों की एक ही समय में उपस्थित कमजोर शक्ति को अवरुद्ध करती है। अतः पहले विश्रांति की अनुक्रिया विकसित की जाती है, तत्पश्चात धीरे से दुश्चिंता उत्पन्न करने वाले दृश्य की कल्पना की जाती है और विश्रांति से दुश्चिंता पर विजय प्राप्त की जाती है। सेवार्थी अपनी विश्रांत अवस्था के कारण प्रगामी तीव्रतर दुश्चिंता को सहन करने योग्य हो जाता है। क्या करेंगे, मॉडलिंग या प्रतिरूपण। मॉडलिंग की प्रक्रिया में सेवार्थी एक विशेष प्रकार से व्यवहार करना सीख जाता है। प्रतिस्थानिक अधिगम, विकेरियस लर्निंग अर्थात दूसरों का प्रेक्षण करते हुए सीखना का उपयोग किया जाता है और व्यवहार में आए हुए छोटे छोटे परिवर्तनों को भी पुरस्कार करने की प्रक्रिया से सेवार्थी धीरे धीरे मॉडल के व्यवहार को अर्जित करना सीख जाता है। व्यवहार चिकित्सा में तकनीकों की बड़ी विविधता है। परिशुद्ध व्यवहार विश्लेषण करना और उचित तकनीकों से उपचार का पैकेज बनाना ही चिकित्सक का कौशल माना जाता है। तो यहाँ पे चिकित्सक का कौशल किसमें है, उचित तकनीकों के उपचार का पैकेज बनाना और परिशुद्ध व्यवहार विश्लेषण, बिहेवियरल एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तकनीक के अंदर। अब बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे चिकित्सा, संज्ञानात्मक चिकित्सा के बारे में। ठीक है, और अभी आपको क्या देखा, आपने देखा वोल्पे ने क्या दिया है आपको, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। मतलब जो चीज आपको डराती है उसको सबसे कम तीव्रता में पहले भेजेंगे, फिर ज्यादा में, फिर ज्यादा में, फिर ज्यादा में, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा। इससे क्या होगा, आपका जो डर है वो वहां से भाग जाएगा। संज्ञानात्मक चिकित्सा की बात करें, कॉग्निटिव थेरेपी की बात करें, संज्ञानात्मक चिकित्साओं में मनोवैज्ञानिक कष्ट का कारण अविवेकी विचार और विश्वासों से स्थापित हो जाता है। आपने कुछ ऐसा विचार कर लिया जो अविवेकी है और ऐसा विश्वास आपने स्थापित कर लिया है। एल्बर्ट एलिस ने संवेग तर्क चिकित्सा, रेशनल इमोटिव थेरेपी RET को प्रतिपादित किया। इस चिकित्सा की केंद्रीय धारणा है कि अविवेकी विश्वास पूर्ववर्ती घटनाओं और उनके परिणामों के बीच मध्यस्थता करते हैं। संवेग तर्क चिकित्सा में पहला चरण है पूर्ववर्ती विश्वास परिणाम विश्लेषण, पूर्वीप विश्लेषण। पूर्ववर्ती घटनाओं जिससे मनोवैज्ञानिक कष्ट उत्पन्न हुआ है ना, मतलब क्या रहे होंगे, ऐसे कुछ कारक रहे होंगे जिसकी वजह से कष्ट उत्पन्न हो रहा है, को लिख लिया जाता है। सेवार्थी के साक्षात्कार द्वारा उसके उन अविवेकी विश्वासों का पता लगाया जाता है जो उसकी वर्तमान कालिक वास्तविकता को विकृत कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है इन अविवेकी विश्वासों को पुष्ट करने वाले अनुभविक प्रमाण पर्यावरण में नहीं भी हों। इन विश्वासों को अनिवार्य या चाहिए विचार कह सकते हैं। तात्पर्य यह है कि कोई भी एक बात विशिष्ट तरह से होनी चाहिए या अनिवार्य है। अविवेकी विश्वासों के उदाहरण है जैसे किसी को हर एक तरह का प्यार मिलना, ये मनुष्य की तंगाली। अविवेकी विश्वासों के कारण पूर्ववर्ती घटना का विकृत प्रत्यक्षण नकारात्मक संवेगों और व्यवहार के परिणाम का कारण बनता है। ठीक है, अविवेकी विश्वासों का मूल्यांकन प्रश्नावली और साक्षात्कार के द्वारा किया जाता है। कैसे करेंगे, अविवेकी विश्वासों का मूल्यांकन प्रश्नावली, क्वेश्चनेयर और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाता है। अविवेकी विश्वास जो है वो संवेग तर्क चिकित्सा यानी कि रेशनल इमोटिव थेरेपी, संवेग तर्क चिकित्सा की प्रक्रिया में चिकित्सक अनिर्देशात्मक प्रश्न करने की प्रक्रिया से अविवेकी विश्वासों का खंडन करता है। प्रश्न करने का स्वरूप सौम्य होता है, निर्देशात्मक या जांच पड़ताल वाला नहीं। ये प्रश्न सेवार्थी को अपने जीवन और समस्याओं से संबंधित पूर्व धारणाओं के बारे में गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। धीरे धीरे सेवार्थी क्या करता है, अपने जीवन दर्शन में परिवर्तन लाकर अविवेकी विश्वास को परिवर्तित करने में समर्थ हो जाता है। तर्कमूलक विश्वास तंत्र अविवेकी विश्वास तंत्र को प्रतिस्थापित करता है। कौन करता है, तर्कमूलक विश्वास तंत्र अविवेकी विश्वास तंत्र को प्रतिस्थापित करता है और मनोवैज्ञानिक कष्टों में कमी आती है। मतलब आपके जो थॉट्स हैं, गलत विचार आपने करे हुए हैं, उनको हमको ठीक करना है। दूसरी संज्ञानात्मक चिकित्सा आरन बेक की है। दुश्चिंता या अवसाद द्वारा अभिलक्षित मनोवैज्ञानिक कष्ट संबंधी उनके सिद्धांत के अनुसार परिवार और समाज द्वारा दिए गए बाल्यावस्था के अनुभव मूल अनुमिति योजना या मूल स्कीमा, कोर स्कीमा या तंत्र के रूप में विकसित हो जाते हैं, जिनमें व्यक्ति के विश्वास और क्रिया के प्रतिरूप सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार एक सेवार्थी, एक क्लाइंट जो बाल्यावस्था में अपने माता पिता द्वारा उपेक्षित था, एक ऐसा मूल स्कीमा विकसित कर लेता है, मैं वांछित नहीं हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता है। जीवन काल के दौरान कोई निर्णायक घटना उसके जीवन में घटित होती है। विद्यालय में सबके सामने अध्यापक के द्वारा उसकी हंसी उड़ाई जाती है। यह निर्णायक घटना उसके मूल स्कीमा है ना, मूल स्कीमा क्या था, मैं वांछित नहीं हूँ,
को और क्रियाशील और बढ़ावा दे देती है, जो क्या करती है, नकारात्मक स्वचालित विचारों को विकसित करती है। नकारात्मक विचार सतत अविवेकी विचार होते हैं। नेगेटिव थॉट्स जो होंगे हमेशा कैसे होंगे, अविवेकी होंगे। जैसे कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं कुरूप हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं सफल नहीं हो सकती। इन नकारात्मक स्वचालित विचारों में संज्ञानात्मक विकृतियां भी होती हैं। ठीक है, कि मान लीजिए बचपन में आपके माता पिता ने कुछ कहा, फिर आगे उसी चीज को आपने क्या किया और रीइंफोर्स हो गई वो, तो आपको और नेगेटिव थॉट्स अपने बारे में, स्वयं के बारे में आएंगे। संज्ञानात्मक विकृतियां चिंतन के ऐसे तरीके हैं जो सामान्य प्रकृति के होते हैं, किंतु वे वास्तविकता को नकारात्मक तरीके से विकृत करते हैं। विचारों के इन प्रतिरूपों को हम क्या कहते हैं, अपक्रियात्मक संज्ञानात्मक संरचना, डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स कहते हैं। सामाजिक यथार्थ के बारे में ये संज्ञानात्मक त्रुटियां उत्पन्न करते हैं। इन विचारों का बार बार उत्पन्न होना दुश्चिंता और अवसाद की भावनाओं को विकसित करता है। अगर यही नेगेटिव थॉट्स बार बार आएंगे, कोई मुझे पसंद नहीं करता तो क्या होगा, आपको डिप्रेशन होगा, एंग्जाइटी होगी, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं फेल हो जाऊंगा। चिकित्सक जो प्रश्न करता है वे सौम्य होते हैं तथा सेवार्थी के विश्वासों और विचारों के प्रति बिना धमकी वाले किंतु उनका खंडन करने वाले होते हैं। इन प्रश्नों के उदाहरण कुछ ऐसे हो सकते हैं, क्यों हर कोई तुम्हें प्यार करे, तुम्हारे लिए सफल होना क्या अर्थ रखता है, मतलब यहाँ बात का खंडन भी कर रहे हैं वो, और क्या कर रहे हैं, ठीक से बता भी रहे हैं अपने क्लाइंट को, इत्यादि। ये प्रश्न सेवार्थी को अपने नकारात्मक स्वचालित विचारों की विपरीत दिशा में सोचने को बाध्य करते हैं, जिससे वह अपने अपक्रियात्मक स्कीमा के स्वरूप के बारे में इंसाइट प्राप्त करता है। ठीक है, जो स्कीमा था यहाँ पे बना, उसके बारे में उसको मालूम पड़ेगा गलत था। अपनी संज्ञानात्मक संरचना को परिवर्तित करने में समर्थ होता है। इस चिकित्सा का लक्ष्य क्या है, संज्ञानात्मक पुनः संरचना को प्राप्त करना होता है, जो क्या करती है, दुश्चिंता और अवसाद को घटाती है। मतलब आपका ये कॉग्निटिव थेरेपी के अंदर क्या आएगा, एरन बेक क्या बोलेंगे, आपकी मूल अनुवृत्ति योजना में क्या करना है आपको, इस चिकित्सा का लक्ष्य क्या है, संज्ञानात्मक पुनः संरचना, आपका जो कॉग्निशन है उसकी फिर से हमको क्या करनी है, यहाँ पे संरचना करनी है। व्यवहार चिकित्सा के सदृश संज्ञानात्मक चिकित्सा भी सेवार्थी की किसी एक विशिष्ट समस्या का समाधान करने पर ध्यान केंद्रित करती है ना, एक पर्टिकुलर समस्या होगी उसकी के लिए। मनोगतिक चिकित्सा के विपरीत संज्ञानात्मक चिकित्सा अधिक मुक्त है, अर्थात चिकित्सक इसमें सेवार्थी के साथ अपनी विधि के बारे में विचार विमर्श करता है। यह चिकित्सा अल्पकालिक होती है, जो 10-20 सेशन में ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब बात करेंगे इसके बारे में, अब बात करेंगे हम संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा यानी कि सीबीटी, आपकी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निशन भी आएगा, बिहेवियर भी आएगा, थेरेपी भी आएगी। आजकल सर्वाधिक प्रचलित चिकित्सा संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सीबीटी है। मनस चिकित्सा साइकोथेरेपी की प्रभाविता एवं परिणाम पर किए गए अनुसंधान ने निर्णायक रूप से प्रमाणित किया कि संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक विकारों जैसे दुश्चिंता, अवसाद, आतंक द्वारा, पैनिक अटैक, सीमावर्ती व्यक्तित्व, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी इत्यादि के लिए एक संक्षिप्त और प्रभावोत्पादक उपचार है। मनोविकृति की रूपरेखा बताने के लिए संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा जैव मनोसामाजिक उपागम का उपयोग करती है। कौन सा, जैव मनोसामाजिक, बायोसाइकोसोशल। ठीक है, जो बताया था ऊपर आपको, बायोसाइकोसोशल। यह संज्ञानात्मक चिकित्सा को व्यवहारपरक तकनीकों के साथ संयुक्त करती है। तर्काधार यह है कि सेवार्थी के कष्टों या मूल या उद्गम स्थान कहाँ होता है, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक क्षेत्रों में होता है। बायोलॉजी में होगा, साइकोलॉजी में होगा या फिर सोशियोलॉजी में होगा। अतः समस्या के जैविक पक्षों को विश्रांति की विधियों द्वारा, मनोवैज्ञानिक पक्षों को व्यवहार चिकित्सा तथा संज्ञानात्मक चिकित्सा तकनीकों द्वारा और सामाजिक पक्षों को पर्यावरण में परिवर्तन द्वारा संबोधित करने के कारण संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा को एक व्यापक चिकित्सा बनाती है। ठीक है, तो सीबीडी के सक्सेस का राज क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जो जैविक पक्ष है उनको क्या देंगे हम, विश्रांति की विधियों द्वारा हम समाहित करेंगे। मनोवैज्ञानिक पक्षों को व्यवहार चिकित्सा, बिहेवियर थेरेपी या कॉग्निटिव थेरेपी के द्वारा हम शांति देंगे, और सामाजिक पक्षों को क्या करेंगे हम, एनवायरनमेंट में चेंज कर देंगे, है ना। और ये क्या बनाती है, आपकी कॉग्निशन बिहेवियर थेरेपी को एक व्यापक चिकित्सा बनाती है। इसका उपयोग करना आसान है, यह कई प्रकार के विकारों के लिए प्रयुक्त की जा सकती है तथा इसकी प्रभावोत्पादकता प्रमाणित हो चुकी है। ठीक है, तो आगे आपको पढ़ना है किसके बारे में, आपको पढ़ना है सीबीटी के बारे में डिटेल में, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ दिया नहीं हुआ है। मानवतावादी अस्तित्वपरक चिकित्सा, और जिनको लग रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। मानवतावादी अस्तित्वपरक चिकित्सा की धारणा है कि मनोवैज्ञानिक कष्ट व्यक्ति के अकेलापन, विसंबंधन तथा जीवन का अर्थ समझने और यथार्थ संतुष्टि प्राप्त करने में अयोग्यता की भावनाओं के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, इन सब के कारण आपका जो है उत्पन्न हो रहा है आपके दिमाग में दिक्कत। मनुष्य व्यक्तिगत समृद्धि, अपनी ग्रोथ के लिए एवं आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की इच्छा तथा संवेगात्मक रूप से विकसित होने की सहज आवश्यकता से अभिप्रेरित होते हैं। जब समाज और परिवार के द्वारा ये आवश्यकताएं बाधित की जाती है तो मनुष्य मनोवैज्ञानिक कष्ट का अनुभव करता है। ठीक है, जब भी उसको ये सब होगा, अकेले रहेगा, रिलेशनशिप वगैरह टूट जाएंगे उसके, है ना, जीवन का अर्थ समझने में नाकाम हो जाएगा, तब ये सब होगा उसके। किसकी बात कर रहे हैं, मानवतावादी एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ह्यूमैनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपी।
आत्मसिद्धि को एक सहज शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो व्यक्ति को अधिक जटिल, संतुलित और समग्रित होने के लिए अर्थात बिना खंडित हुए जटिलता एवं संतुलन प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। समाकलित होने का तात्पर्य क्या है यहाँ पे? साकल्य बोध, एक संपूर्ण व्यक्ति होना है हमको, भिन्न भिन्न अनुभवों के होते हुए भी मूल भाव में वही व्यक्ति होना। जिस तरह से भोजन या पानी की कमी कष्ट का कारण होती है, उसी कारण आत्मसिद्धि का कुंठित होना भी कष्ट का कारण होता है। मेन बात यहीं पे है। आपको क्या चाहिए? सेल्फ एक्चुअलाइज बनना है आपको। इसके बीच में बाधा आएगी, आपको क्या आएंगे? डिसऑर्डर वगैरह, पैनिक वगैरह आपको होना स्टार्ट हो जाएगा। जब सेवार्थी अपने जीवन में आत्मसिद्धि की बाधाओं का प्रत्यक्षण कर उनको दूर करने योग्य हो जाता है, तब रोगोपचार घटित होता है। आत्मसिद्धि के लिए आवश्यक है संवेगों की मुक्त अभिव्यक्ति। आपके जो इमोशंस है उसको खुल के बताना होगा। समाज और परिवार संवेगों की इस मुक्त अभिव्यक्ति को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि उन्हें भय होता है कि संवेगों की मुक्त अभिव्यक्ति से समाज को क्षति पहुंच सकती है, क्योंकि इससे ध्वंसात्मक शक्तियां उन्मुक्त हो सकती हैं, दिक्कत पैदा हो सकती है समाज में, घर में। यह नियंत्रण सामवेगिक समाकलन की प्रक्रिया को निष्फल करके विध्वंसक व्यवहार और नकारात्मक संवेगों का कारण बनता है। इसलिए चिकित्सा के दौरान एक अनुज्ञात्मक, अनिर्णयात्मक तथा स्वीकृतिपूर्ण वातावरण तैयार किया जाता है, जिसमें सेवार्थी के संवेगों की मुक्त अभिव्यक्ति हो सके तथा जटिलता, संतुलन और समाकलन प्राप्त किया जा सके। इसमें मूल पूर्व धारणा यह है कि सेवार्थी को अपने व्यवहारों का नियंत्रण करने की स्वतंत्रता है। ध्यान दीजिए, सेवार्थी को अपने व्यवहारों का नियंत्रण करने की स्वतंत्रता है तथा यह उसका ही उत्तरदायित्व है। चिकित्सक केवल एक सुगमकर्ता, एक फैसिलिटेटर रहेगा इसमें। ठीक है, चिकित्सक ज्यादा कुछ नहीं, एक फैसिलिटेटर रहेगा और मार्गदर्शक होगा। चिकित्सक की सफलता के लिए सेवार्थी स्वयं उत्तरदायी होता है। अगर चिकित्सा सफल होगी, कौन सी? अस्तित्व परक वाली, एग्जिस्टेंशियल वाली, तो क्या होगा इसमें? उत्तरदायी कौन होगा उसमें? सेवार्थी ही होगा। फेल होगी तो भी कौन होगा? सेवार्थी ही होगा। चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य सेवार्थी की जागरूकता को बढ़ाना है। जैसे जैसे सेवार्थी अपने विशिष्ट व्यक्तिगत अनुभवों को समझने लगता है, वह स्वस्थ होने लगता है। सेवार्थी आत्मसमृद्धि, सेल्फ ग्रोथ की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है, जिससे वह स्वस्थ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन फोकस में कौन रहेगा? हमेशा क्लाइंट रहेगा। जो कुछ करेगा वो क्लाइंट ही करेगा। अब बात करेंगे हम अस्तित्व परक चिकित्सा के बारे में, यानी कि आपकी एग्जिस्टेंशियल थेरेपी के बारे में। ये बात की थी हमने किसके बारे में? ये बात की हमने ह्यूमनिस्टिक साइकोथेरेपी के बारे में। यहाँ बात करते हैं अस्तित्व परक के बारे में। विक्टर फ्रैंकल नामक एक मनोरोग विज्ञानी और तंत्रिका विज्ञानी ने उद्बोधक चिकित्सा यानी कि लोगोथेरेपी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, लोगोथेरेपी, लोगोस प्रतिपादित की। आत्मा के लिए ग्रीक भाषा का एक शब्द है और उद्बोधक चिकित्सा का तात्पर्य आत्मा का उपचार है। यहाँ की उपचार किसका करेगा? क्लाइंट की जो आत्मा है उसका उपचार करेंगे हम। किसके अंदर? लोगोथेरेपी के अंदर। किसने दिया है? विक्टर फ्रैंकल ने दिया है। फ्रैंकल जीवन के प्रति खतरनाक परिस्थितियों में भी अर्थ प्राप्त करने की इस प्रक्रिया को अर्थ निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं। इस अर्थ निर्माण की प्रक्रिया का आधार क्या है? व्यक्ति की अपने अस्तित्व का आध्यात्मिक सत्य प्राप्त करने की खोज होती है। जैसे एक अचेतन मन होता है जो मूल प्रवृत्तियों का भंडार है ना, आपका जो इड होता है अनकॉन्शियस, उसी तरह एक आध्यात्मिक अचेतन भी होता है। उनका कहना है कि स्पिरिचुअल अनकॉन्शियस भी होता है, जो क्या करता है? प्रेम, सौंदर्यात्मक अभिज्ञता और जीवन मूल्यों का भंडार होता है। जब व्यक्ति के अस्तित्व के, एग्जिस्टेंस के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक पक्षों से जीवन की समस्याएं जुड़ती हैं, तो न्यूरोटिक एंजाइटी, कौन सी एंजाइटी हो रही है? दुश्चिंता, तंत्रिका तापी, न्यूरोटिक एंजाइटी उत्पन्न होती है। फ्रैंकल ने निरर्थकता की भावना को उत्पन्न करने में आध्यात्मिक दुश्चिंता की भूमिका पर जोर दिया है और इसलिए इसे अस्तित्व दुश्चिंता यानी कि एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी अर्थात आध्यात्मिक मूल की तंत्रिका तापी दुश्चिंता कहा जा सकता है। उद्बोधक चिकित्सा का उद्देश्य अपने जीवन की परिस्थितियों को ध्यान में रखे बिना जीवन में अर्थवत्ता और उत्तरदायित्व बोध प्राप्त कराने में सेवार्थी की सहायता करना है। चिकित्सक सेवार्थी के जीवन की विशिष्ट प्रकृति पर जोर देता है और सेवार्थी को अपने जीवन में अर्थ प्रदान करना है। बस मेन कहानी यहीं पे घूमती है। ठीक है, जो मेन नाम है आप उनको ध्यान रखिए, काले अक्षर से लिखे हुए हैं। उद्बोधक चिकित्सा में चिकित्सक निष्कपट होता है और अपनी भावनाओं, मूल्यों और अपने अस्तित्व के बारे में सेवार्थी से खुल के बात करता है। ठीक है, इसमें आज और अभी पर जोर दिया जाता है और अन्यारोपण को सक्रिय रूप से हतोत्साहित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसको है? अन्यारोपण जो है आपका ट्रांसफरेंस, इसको क्या करेंगे? हतोत्साहित करेंगे, मतलब क्लाइंट को बोल देंगे आप ऐसा मत करिए। चिकित्सक सेवार्थी को वर्तमान की तत्कालिकता का स्मरण कराता है। अपने अस्तित्व को अर्थ प्राप्त करने की प्रक्रिया में सेवार्थी की मदद करना चिकित्सक का लक्ष्य होता है। इसका मतलब ये है कि जीवन में जो क्लाइंट है वो आगे बढ़े, अपने जीवन को जाने, है ना, अपने अस्तित्व का अर्थ प्राप्त करे। बस यही मकसद है एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपी का। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। ठीक है, सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा कार्ल रॉजर्स द्वारा प्रतिपादित की गई। कार्ल रॉजर्स कौन थे? एक ह्यूमनिस्टिक थे। रॉजर्स ने वैज्ञानिक निग्रह को सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा की व्यष्टिगत पद्धति से संयुक्त किया। रॉजर्स ने मनस चिकित्सा में स्व की संपत्ति को प्रस्तुत किया। स्व की बात करते हैं, यानी कि स्व कौन है? हमारा
सेल्फ है और उनकी चिकित्सा का मानना है कि किसी व्यक्ति के अस्तित्व का मूल स्वतंत्रता और वर्ण होता है। चिकित्सा एक ऐसा गर्मजोशी का संबंध प्रदान करती है जिसमें सेवार्थी अपनी विघटित भावनाओं के साथ संबंध हो सकता है। चिकित्सक तदनुभूति प्रदर्शित करता है, मतलब क्या देगा चिकित्सक? एम्पैथी देगा, हमेशा देगा, अर्थात सेवार्थी के अनुभवों को समझना जैसा कि वे उसी के हों, उसके प्रति सहृदय होता है तथा अशर्त सकारात्मक आदर, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड भी यहाँ पे देगा। तदनुभूति चिकित्सक और सेवार्थी के बीच में एक सामवेगिक अनुनाद की स्थिति बनती है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? आपकी केवल एम्पैथी की बात हो रही है। ठीक है, यह अनन्य अशर्त हार्दिकता यह सुनिश्चित करती है कि सेवार्थी चिकित्सक के ऊपर विश्वास कर सकता है, मतलब चिकित्सक जो है वो क्या करेगा? उसके साथ डिफाई नहीं करेगा, उसको धोखा नहीं देगा। चिकित्सक सेवार्थी की भावनाओं का अनिर्णयात्मक तरीके से परावर्तन करता है। यह परावर्तन सेवार्थी के कथनों की पुनः अभिव्यक्ति से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये बात करता है कौन? आपकी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी कौन देते हैं? आपके रॉजर्स देते हैं। अब चलते हैं आगे, आगे बात करेंगे किसके बारे में? आगे बात करते हैं गेस्टाल्ट चिकित्सा के बारे में, यानी कि आपकी गेस्टाल्ट थेरेपी के बारे में। गेस्टाल्ट जर्मन शब्द गेस्टाल्ट का अर्थ है समग्र। यह चिकित्सा फ्रेडरिक फ्रिट्ज पर्ल्स ने अपनी पत्नी लॉरा पर्ल्स के साथ प्रस्तुत की थी। गेस्टाल्ट थेरेपी का उद्देश्य व्यक्ति की आत्म जागरूकता, है ना, सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाना एवं आत्म स्वीकृति के स्तर को बढ़ाना होता है। सेवार्थी को शारीरिक प्रक्रियाओं और संवेगों जो जागरूकता को क्या करेंगे? अवरुद्ध करेंगे, को पहचानना सिखाया जाता है कि क्या चीज है जो आपको रोक रही है। चिकित्सक इसके लिए सेवार्थी को अपनी भावनाओं और द्वंद्वों के बारे में उसकी कल्पनाओं की अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करता है। यह चिकित्सा समूहों में भी प्रयुक्त की जा सकती है, मतलब ग्रुप में भी इसको लगा सकते हैं। अब बात करेंगे हम जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा के बारे में। यहां ध्यान दीजिए, विद्युत आक्षेपी चिकित्सा ईसीटी, इलेक्ट्रोकॉन्वल्सिव थेरेपी ईसीटी, जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा का एक दूसरा प्रकार है। इलेक्ट्रोड द्वारा बिजली के हल्के आघात रोगी के मस्तिष्क में दिए जाते हैं जिससे आक्षेप उत्पन्न हो सके। जब रोगी के सुधार के लिए बिजली के आघात आवश्यक समझे जाते हैं तो ये केवल मनोरोग विज्ञानी द्वारा ही दिए जाते हैं। कौन देगा इसको? केवल मनोरोग विज्ञानी ही दिएगा, आप जाके नहीं दे सकते हैं। विद्युत आक्षेपी चिकित्सा एक नियमित उपचार नहीं है और यह तभी दिया जाता है जब दवाएं रोगी के लक्षणों को नियंत्रित करने में प्रभावी नहीं होती है। तो ईसीटी कब करेंगे हम? जब दवाओं का असर नहीं होगा तभी हम ईसीटी का उपयोग करेंगे। अब देखते हैं मनस चिकित्सा में स्वास्थ्य लाभ में योगदान देने वाले कारक क्या हैं। ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। स्वास्थ्य लाभ में एक महत्वपूर्ण कारक है चिकित्सक द्वारा अपनाई गई तकनीक तथा रोगी सेवार्थी के साथ उन्हीं तकनीकों का परिपालन। जैसा थेरेपिस्ट बोलेगा क्लाइंट को ऐसा करना पड़ेगा। यदि दुश्चिंतित सेवार्थी को स्वस्थ करने के लिए व्यवहार पद्धति और संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा शाखा अपनाई जाती है तो विश्रांति की विधियां और संज्ञानात्मक पुनर्संरचना तकनीक स्वास्थ्य लाभ में बहुत बड़ा योगदान देती है। दूसरा क्या है? चिकित्सात्मक मैत्री, इनकी जो रिलेशनशिप है में जो चिकित्सक एवं रोगी सेवार्थी के बीच में बनती है में स्वास्थ्य लाभ के गुण विद्यमान होते हैं क्योंकि चिकित्सक नियमित रूप से सेवार्थी से मिलता है तथा उसे एम्पैथी देता है और हार्दिकता प्रदान करता है। मनस चिकित्सा से संबंधित अनेक अविशिष्ट कारक हैं। इनमें से कुछ क्या है? रोगी सेवार्थी से संबंधित बताए जाते हैं तथा कुछ चिकित्सक से। ये कारक अविशिष्ट होते हैं, इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये मनस चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियों, भिन्न रोगियों, सेवार्थी तथा भिन्न मनस चिकित्सा के आर पार घटित होती है। ठीक है, तो प्रत्येक क्लाइंट अलग है, प्रत्येक आपका जो थेरेपिस्ट है वो अलग है। इन्हें क्या कहते हैं हम? सेवार्थियों पर लागू होने वाले अवशिष्ट कारक हैं। परिवर्तन के लिए अभिप्रेरणा, उपचार के कारण सुधार के प्रदर्शन इत्यादि। इन्हें रोगी चर पेशेंट वेरिएबल कहते हैं और इन्हें थेरेपिस्ट वेरिएबल कहते हैं। सकारात्मक स्वभाव, अनसुलझे संवेगात्मक द्वंद्वों की अनुपस्थिति, इसको एक बार आप पढ़ लीजिए बस। ठीक है, ये क्या होता है? पेशेंट वेरिएबल क्या होता है? थेरेपिस्ट वेरिएबल क्या होता है? यहाँ ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। मनस चिकित्सा के नैतिक सिद्धांत। कुछ नैतिक सिद्धांत क्या है? सेवार्थी से सुविज्ञ सहमति लेनी चाहिए कि हम जो भी करेंगे आप किससे कर रहे हैं, सहमति लेनी चाहिए। सेवार्थी की गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पार्टी में जाएंगे बता देंगे अपने क्लाइंट के बारे में सारी चीजें। व्यक्तिगत कष्ट और व्यथा को कम करना मनस चिकित्सक के प्रत्येक प्रयासों का लक्ष्य होना चाहिए। चिकित्सक सेवार्थी संबंध की अखंडता महत्वपूर्ण है, कोई भी बायस नहीं होना चाहिए। मानव अधिकार एवं गरिमा के लिए आदर होना चाहिए। व्यावसायिक सक्षमता एवं कौशल आवश्यक है। ठीक है, तो ये हो गए आपके थेरेपी के नैतिक सिद्धांत, एथिकल वैल्यूज आपके यहाँ पे हो गए। यहाँ से बात करेंगे वैकल्पिक चिकित्सा के बारे में। यहीं से कवर होगा आपका क्या? आपका यूनिट 1 भी कवर होगा। इन्हें वैकल्पिक चिकित्सा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें पारंपरिक औषध उपचार या मनस चिकित्सा की वैकल्पिक उपचार संभावनाएं होती है। योग, ध्यान, एक्यूपंक्चर, वनौषधि उपचार इत्यादि। पिछले 25 वर्षों में मनोवैज्ञानिक कष्टों के लिए उपचार कार्यक्रम के रूप में योग एवं ध्यान ने सबसे बढ़ती लोकप्रियता प्राप्त की है। योग के बारे में आपको ऑलरेडी बताया भी है। ठीक है, यूनिट 1 स्टार्ट होती है आपकी यहाँ से, यूनिट 1 भी कवर है। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जिसे पतंजलि के योग सूत्र के अष्टांग योग में विस्तृत रूप से बताया गया है। तो योग में क्या है? पतंजलि ने क्या दिया है हमको? योग सूत्र।
है ना, उसमें ये अष्टांग योग में हमको बताया गया है योग के बारे में। जैसा कि सामान्यतः आजकल इसे कहा जाता है का आशय केवल आसन या शरीर सांस्कृतिक घटक अथवा श्वसन अभ्यास या प्राणायाम अथवा दोनों के संयोग से होता है। ठीक है, तो इसमें ये सब चीजें लागू होती हैं आपके योग में। ध्यान का संबंध किससे है? श्वास अथवा किसी वस्तु या विचार या किसी मंत्र पर ध्यान केंद्रित करने के अभ्यास से है, जहां ध्यान केंद्रित किया जाता है। विपश्यना ध्यान, जिसे हम बोलते हैं विपासना ध्यान, जिसे सतर्कता आधारित ध्यान के नाम से भी जाना जाता है, में ध्यान को मान्य रखने के लिए कोई नियत वस्तु विचार नहीं होता। व्यक्ति निष्क्रिय रूप से विभिन्न शारीरिक संवेदनाओं एवं विचारों जो उसकी चेतना में आते रहते हैं का प्रेक्षण करता है। यहाँ पे क्या होगा, आपके पास मंत्र वगैरह होगा, कुछ एक चीज पॉइंट होगी। विपासना में ऐसा कुछ नहीं होगा, जो आप चाहते हैं वो कर सकते हैं, मतलब विचार प्रेक्षण कर सकते हैं। तीव्र गति से श्वास लेने की तकनीक जो अत्यधिक वायु संचार करती है तथा जो सुदर्शन क्रिया योग, ध्यान दीजिएगा, सुदर्शन क्रिया योग में प्रयुक्त की जाती है, लाभदायक कम खतरे वाली और कम खर्च वाली तकनीक है। यह दबाव, दुश्चिंता, अभिघातज, विकार, अवसाद, ये इन सब में क्या करती है, अपराधियों के पुनर्स्थापन के लिए उपयोग की जाती है। तो सुदर्शन क्रिया योग का उपयोग सामूहिक विपदा के उत्तरजीवियों में अभिघातज दबाव, उत्तर दबाव विकास को समाप्त करने के लिए एक लोक स्वास्थ्य हस्तक्षेप तकनीक के रूप में किया जाता है। ठीक है, यहाँ बात किसकी हो रही है? मेनली योग की हो रही है। योग की बात की हमने, पतंजलि की बात की, यहाँ पे देखिए हमने योग की बात की, योग सूत्र की बात की, पतंजलि की बात की। ठीक है, उन्होंने बताया योग में श्वसन क्रिया और आसन प्राणायाम ये सब होते हैं। फिर हमने किसके बारे में देखा? हमने देखा विपासना के बारे में। इसमें हम जो मन में थॉट्स आएंगे, अचेतन मन में, सचेतन मन में, उनको हम प्रेक्षण करेंगे, उनका प्रेक्षण करेंगे। और क्या देखा हमने? हमने देखा सुदर्शन क्रिया के बारे में, है ना, क्या होता है ये भी इसको हमने देखा, किस प्रकार से मदद की जाती है, ताकि आपको जो भी दिक्कत आ रही है साइकोलॉजिकल, दुश्चिंता, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, उन सब से आपको बाहर निकाला जा सके। यहाँ ध्यान दीजिए, मानसिक रोगियों का पुनर्स्थापन। अब जैसे रोगी है उनका क्या करना है, हमको पुनः स्थापित करना है। मनोवैज्ञानिक विकारों के उपचार के दो घटक होते हैं, अर्थात लक्षणों में कमी आना तथा क्रियाशीलता या जीवन की गुणवत्ता के स्तर में सुधार लाना। कम तीव्र विकारों जैसे सामान्यकृत जनरल एंग्जाइटी, प्रतिक्रियात्मक अवसाद, डिप्रेशन या दुर्विधि के लक्षणों में कमी आना जीवन की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित होता है, जबकि मनोवैद्यता जैसे गंभीर मानसिक विकारों के लक्षणों में कमी आना जीवन की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित नहीं हो सकता है। कई रोगी नकारात्मक लक्षणों से ग्रसित होते हैं, जैसे काम करने या दूसरे लोगों के साथ अन्योन्य क्रिया में अनभिरुचि तथा अभिप्रेरणा का अभाव। इस तरह के रोगियों को आत्मनिर्भर हमको बनाना होता है ना। इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? पुनः स्थापना की आवश्यकता होती है। पुनः स्थापना का उद्देश्य रोगी को सशक्त बनाना होता है, ताकि फिर से काम वगैरह कर सके वो, जिससे जितना संभव हो सके वो समाज का एक उत्पादक सदस्य बन सके। पुनः स्थापना में रोगियों को व्यावसायिक चिकित्सा दी जाती है, सामाजिक कौशल प्रशिक्षण स्किल्स दी जाती हैं तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। व्यावसायिक चिकित्सा में रोगियों को मोमबत्ती बनाना, कागज की थैली बनाना। ठीक है, मतलब क्या मेन बात है कि जब वो रोगी है वो जब ठीक होके आएगा तो क्या करना है, उसको हमको काम देना है। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, अपना नॉर्मल इंसानों की तरह वो भी अपना जीवन यापन कर सके, और वो भी क्या महसूस ना करे, वो छूटा हुआ महसूस ना करे कि समाज ने मुझे छोड़ दिया है, मेरा उपचार हुआ है, मैं पागल था कभी, या मेरा ऐसा विचार था, मेरे अविवेकी विचार थे। इस प्रकार से उसे क्या दिया जाता है, ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। जब रोगी में पर्याप्त सुधार आ जाता है तो उसे व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें उत्पादक रोजगार प्रारंभ करने के लिए आवश्यक कौशलों के अर्जन में उसकी मदद की जाती है। तो बस इतना ही था आपके थेरेपी के लिए। ठीक है, थेरेपी का ये लेक्चर समाप्त होता है लेक्चर नंबर 3 के साथ में। ठीक है, और जो इसमें आपकी डिटेलिंग है, एक जगह ईसीटी में है, सीबीटी में है, उसको भी कवर करेंगे, आरईबीटी में है। ठीक है, जहाँ पे जो डिटेलिंग की आवश्यकता है उसको हम कवर कर लेंगे अलग से। ठीक है, मेन आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फाउंडेशन आपका क्लियर हो गया है यहाँ से थेरेपी के बारे में। ठीक है, ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तब बात करेंगे आगे। और ये जो लेक्चर है इनको कंप्लीट देखिए, इनके नोट्स बनाइए। ठीक है, जो भी करा रहे हैं ये सब काम का है। ठीक है, इसकी वजह से ही आपको आगे जो हम करने वाले हैं बहुत हाई में फटाफट करेंगे उसको। ठीक है, फटाफट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ पे सारी चीजें समझा दी गई हैं, एक रूप से बेसिक मॉडल आपका तैयार कर दिया गया है। ठीक है, अब वहाँ पे आपको ये सब नहीं समझाया जाएगा जो यहाँ पे समझाया गया था, इसलिए लेक्चर्स को बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए इनको सीरियसली देखिए और फिर आगे के लेक्चर्स को एंजॉय करिए। ऑलराइट, ओके, थैंक यू।